नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, दी अर्थ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी पृथ्वी सिंह राजपुरोहित और आज हम पढ़ने वाले दोस्तों मोखरी वंश। आपको बता दें कि मोखरी वंश जो भारत में गुप्त काल आया था, गुप्त काल के बाद में जो शासन करने वाले जो पावर थी, शक्ति थी, वो थे मोखरी वंश। और ये मोखरी वंश जो है दोस्तों, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में जो BA फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर सेकंड है उसके सिलेबस में है। और उसके साथ साथ बहुत सारी जो कंपटीशन एग्जाम्स है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें भी मोखरी वंश को सिलेबस में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं यानी गुप्तों के बाद में आने वाले, गुप्तों के बाद जो आया वंश, गुप्तों के बाद में आने वाले मोखरी वंश, गुप्तों के बाद मोखरी वंश। दोस्तों, ये जो मोखरी वंश है ये BA के जो सेकेंड सेमेस्टर है इतिहास में, उसमें दिया हुआ ये टॉपिक। और उसके साथ साथ आपके जो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें ये मोखरी वंश का टॉपिक है जो लगता है, वो सबके लिए है जो समान रूप से उपयोगी होगा। दोस्तों, ये जो मोखरी वंश है ये आपको कुछ नया लग रहा होगा कि सर हमने इससे पहले मोखरी वंश के बारे में नहीं सुना। मोखरी वंश क्या है, कौन थे और इन्होंने कहाँ पर शासन किया, कितने टाइम तक, कितने समय तक है जो इन्होंने शासन किया। तो वो सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस क्लास में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए क्लास को एक लाइक कर दो और अपने जो साथ में पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके साथ में शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो मोखरी है, मोखरी वंश है, ऐसा माना जाता है कि इनका जो पूर्वज था, यानी कि इनका जो आदि पुरुष था जिसका नाम है जो मुखर था, और उसका नाम मुखर होने के कारण इस वंश का नाम भी है जो दोस्तों क्या पड़ गया, मोखरी वंश पड़ गया। यानी कि जो मुखर की संतानें थी उन्हीं को मोखरी वंश कहा जाने लगा। तो दोस्तों, कोई भी जो राजवंश आता है इतिहास में, हम प्राचीन इतिहास की, भारत के प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं, कोई भी राजवंश आता है वो अचानक से नहीं उभरता है, वो धीरे धीरे उसका उदय होता है, उद्भव होता है। तो ठीक इसी प्रकार मोखरियों का भी उदय हुआ। अब सवाल आता है कि मोखरी कौन थे। तो दोस्तों, ये जो मोखरी हैं, एक तो ये मुखर के वंशज थे, दूसरा ये जो मोखरी हैं ये दोस्तों गुप्त काल जो हम पढ़ते हैं, गुप्तों के जस्ट बाद में मोखरियों का उदय होता है। तो ये मोखरी है जो गुप्तों के सामंत थे। गुप्तों के ये दोस्तों क्या थे, सामंत थे। सामंत आप जानते ही हैं कि पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने अधीन कई सारे सामंत रखते थे जो उनके विशाल साम्राज्य की देख रेख कर सके, कर इकट्ठा कर सके और उनकी शासन व्यवस्था जो है वो ठीक तरीके से चल सके। तो ये गुप्तों के सामंत थे। और फिर जब गुप्तों की जो शक्ति थी वो कमज़ोर पड़ने लगी तो उसके बाद में धीरे धीरे मोखरी भी खुद एक्टिव हुए और इन्होंने भी शासन करना है जो दोस्तों शुरू किया। तो ये बात कब की है, मोखरियों का काल क्रम क्या होगा, मोखरियों का समय क्या होगा, तो इसके बारे में जो इनका प्रारंभिक काल है उसमें इतिहासकार भी श्योर नहीं है। फिर भी लगभग दोस्तों ऐसा माना जाता है कि लगभग है जो 510 के आसपास इन मोखरियों के वंश की जो शुरुआत तो पहले से हो गई होगी, मान लो 510 के आसपास ये जो राज सत्ता है उसमें आने लगे होंगे। और उससे लगाकर लगभग दोस्तों 600 ईस्वी तक है जो इनका समय है जो वो माना जाता है। तो ये इनका दोस्तों एक अनुमानित है जो इतिहासकारों द्वारा दिया गया कालक्रम है। अब ये जो मोखरी हैं, इन मोखरियों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका इतिहास जानने के स्रोत जरूर पढ़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मोखरियों के इतिहास जानने के स्रोत क्या है। तो दोस्तों, मोखरियों के जो इतिहास जानने के स्रोत हैं वो कुल मिला के हमारे यहाँ पर 3 हैं। 3 स्रोत ऐसे हैं जहाँ से हमें मोखरियों के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, हम लिखेंगे मोखरियों के इतिहास जानने के स्रोत। अब वो 3 स्रोत कौन कौन से हैं, उनमें से दोस्तों जो पहला स्रोत है, पहला स्रोत जो है वो है एक लेखक हैं, इतिहासकार हैं जिनका नाम है दोस्तों बाणभट्ट। क्या नाम है इनका, बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने अपनी एक किताब लिखी। बाणभट्ट की किताब का नाम है हर्षचरित। हर्षचरित। तो बाणभट्ट की जो हर्षचरित है उसमें इन मोखरियों के इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा जो मुख्य जो इनका साक्ष्य मिलने वाला स्रोत है वो है दोस्तों यूपी का एक स्थान है। यूपी यानी हमारे यहाँ पर यूपी से मतलब उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी स्थान का नाम है दोस्तों बाराबंकी। और बाराबंकी में एक जो हरहा अभिलेख मिला, हरहा अभिलेख, हरा अभिलेख से भी मोखरियों की जानकारी है जो हमें मिलती है।
तीसरी एक और साक्ष्य मिलने वाली जगह है। तीसरे साक्ष्य और कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? तो तीसरे साक्ष्य हमें मिलते हैं जो अयोध्या है, यूपी में अयोध्या, जहाँ पर श्री राम मंदिर बना है अभी, इसी अयोध्या पर बहुत सारी ऐसी मुद्राएं मिली, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स, सिक्के मिले दोस्तों, जिस पर ये जो मोखरी वंश के शासक हैं, जो मोखरी वंश के राजा है, उनके संबंध में जानकारियाँ हैं जो मिलती हैं। तो ये तीन दोस्तों इतिहास जानने के स्रोत हैं मोखरियों के। बाणभट्ट की हरसरित, यूपी के बाराबंकी से मिला जो हरा अभिलेख वो है। तीसरा है अयोध्या के राम मंदिर से जो मुद्राएं मिली, उनमें भी मोखरियों के इतिहास की है जो जानकारी हमें मिलती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मोखरी जब शुरुआत में गुप्तों के सामंत थे तो ये किस प्रकार से जो एक्टिव हुए, किस प्रकार से ये जो राज सत्ता में आए। तो दोस्तों मोखरियों का जो प्रारंभिक स्थान माना जाता है, यानी इनका शुरुआती जो स्थान था, प्रारंभिक स्थान यानी कौन सी जगह से इनका उदय हुआ, प्रारंभिक स्थान जो माना गया दोस्तों वो बिहार में माना गया। और बिहार की एक स्थान का नाम है दोस्तों गया, बिहार का गया। तो इसी गया से मोखरियों का उदय है जो माना जाता है। उसके बाद में इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई दोस्तों, जो इन्होंने राजधानी बनाई, राजधानी इनकी थी कन्नौज। राजधानी मोखरियों की दोस्तों कन्नौज थी। कन्नौज हमारा यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब मोखरियों के जो प्रारंभिक शासक थे, मोखरियों के जो शुरुआती शासक थे, जिन्होंने शुरुआती दौर में शासन करना जो शुरू किया था, वे स्वतंत्र शासक नहीं थे, वे सामंती थे, लेकिन गुप्तों के अधीन रहकर अपने राज्य को चलाते थे। तो मोखरियों का जो पहला शासक था दोस्तों, पहले शासक का नाम है जो हमें मिलता है वो है दोस्तों हरिवर्मा। फर्स्ट कौन हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट जो शासक हैं वो है हरिवर्मा। और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट पहले पढ़ देते हैं। जो अंतिम शासक हैं उसका नाम है दोस्तों ग्रहवर्मा। अंतिम शासक का नाम हो जाएगा ग्रहवर्मा। तो हरिवर्मा से शुरुआत हो रही है और ग्रहवर्मा पर जाकर ये खत्म हो रहे हैं दोस्तों। कुल मिला के मोखरी शासकों की अगर हम बात करें तो 7 नाम कुल हमें मिलते हैं। 7 नाम जो मोखरी शासक हुए उनके नाम मिलते हैं, जिनमें दोस्तों हम यहाँ क्रम से बात करते हैं। पहला था हरिवर्मा, पहले शासक का नाम हरिवर्मा है। दूसरा जो शासक था दोस्तों जिसका नाम है आदित्य वर्मा, आदित्य वर्मा, दूसरा आदित्य वर्मा है। तीसरा जो शासक है दोस्तों, 3 नंबर वाला शासक, उसका नाम है ईश्वर वर्मा, ईश्वर वर्मा। और चौथा जो शासक है इसका नाम है दोस्तों ईशान वर्मा। और जो 5वां जो शासक है इसका नाम है दोस्तों, 5वां जो शासक है इसका नाम है सर्ववर्मा, ये सर्ववर्मा है। और छठा जो शासक है दोस्तों, छठे शासक का नाम है अवंती वर्मा, छठा शासक अवंती वर्मा है। और 7वां, 7th और लास्ट है जिसका नाम है ग्रहवर्मा। तो ये कुल है जो 7 शासक हैं। इन शासकों का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं इस मोखरी वंश के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कि ये जो हरिवर्मा को संस्थापक माना जाता है। और पहले जो 3 शासक हुए, हरिवर्मा, आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा, इन तीनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी, महाराज की उपाधि धारण की थी। यानी कि ये तीनों स्वतंत्र शासक नहीं थे, ये गुप्तों के अधीन अपने साम्राज्य को संचालित कर रहे थे। लेकिन जो चौथा शासक बना दोस्तों जिसका नाम ईशान वर्मा है, ईशान वर्मा ने सबसे पहले एक उपाधि धारण की थी जिसको कहते हैं महाराजा धीराज। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और खुद को स्वतंत्र शासक है जो दोस्तों घोषित किया था। उसके बाद में सर्ववर्मा शासक बना, जिसे बहुत ज़्यादा पावरफुल माना गया, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, जिसने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद में अवंती वर्मा और उसके बाद में लास्ट में जो ग्रहवर्मा दोस्तों शासक बना। ऐसा माना जाता है कि जो ग्रहवर्मा है इसकी शादी, इसका विवाह थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन की पुत्री और हर्षवर्धन की बहन के साथ में हुआ था। और यहाँ पर एक आक्रमण होता है जिसमें ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद में जो हर्षवर्धन है वो अपनी बहन की रक्षा करता है और इसी कन्नौज पर, जहाँ पर ये शासन कर रहे होते हैं, इस कन्नौज पर हर्षवर्धन अपना अधिकार कर देता है और अपनी बहन के साथ में कन्नौज पर शासन करता है। अब हम बात करने वाले हैं मोखरी वंश के जो 7 शासक हुए, उन शासकों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि हर एक शासक की क्या क्या विशेषताएं रही, क्या क्या उपलब्धि रही और उसने कौन से युद्ध वगैरह किए या फिर उसने क्या है जो खास जो उपाधियाँ हैं वो प्राप्त की।
दोस्तों इनके जो पहले शासक थे, जो संस्थापक थे, जिनका नाम दोस्तों हरिवर्मा था, और हरिवर्मा का जो कालक्रम है वो इतिहासकारों ने माना है, लगभग जो प्रमाणिक तो नहीं है लेकिन 510 ईस्वी के आसपास माना है हरिवर्मा का काल। और हरिवर्मा को जो मौखरी वंश है इसके संस्थापक माना जाता है। और हरिवर्मा दोस्तों गुप्तों का सामंत था। ये गुप्तों के अंदर जो सामंत हुआ करते थे गुप्तों के अधीन, तो इन्होंने हरिवर्मा ने जो उपाधि धारण की थी वो महाराज की उपाधि थी। महाराज की उपाधि दोस्तों वही धारण करते थे जो किसी के अधीन सामंत होते थे। स्वतंत्र शासक होने के बाद में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की जाती थी। और दोस्तों हरिवर्मा की जो रानी थी उस रानी का नाम था रानी भट्टारिका देवी जय स्वामिनी। इतना बड़ा नाम है दोस्तों इनकी रानी का, रानी भट्टारिका देवी जय स्वामिनी इनकी रानी थी। और हरिवर्मा के बारे में जानकारी है जो हमें यूपी के जो बाराबंकी के अंदर जो हरा लेख हैं, हरा जो अभिलेख हैं, वहाँ पर हरिवर्मा के बारे में जानकारी मिलती है। और हरा लेख में हरिवर्मा के लिए लिखा है कि ज्वाला मुख, यानी इनका जो मुख है वो ज्वाला के जैसा है, तेज है। दोस्तों हरिवर्मा के बाद में हरिवर्मा का पुत्र, हरिवर्मा का बेटा आदित्य वर्मा शासक बनता है। और आदित्य वर्मा का जो समय है वो इतिहासकारों ने नहीं मिला है, वो इतिहास में हमें नहीं मिलता है, लेकिन आदित्य वर्मा ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी, यानी कि आदित्य वर्मा भी एक सामंती थे। और आदित्य वर्मा की जानकारी हमें असीरगढ़ के लेख में मिलती है दोस्तों, असीरगढ़ के लेख में। और असीरगढ़ के लेख के अनुसार उसमें ऐसा लिखा गया है कि आदित्य वर्मा की जो माँ है, आदित्य वर्मा की जो माता है वो कौन होगी? जय स्वामिनी। आदित्य वर्मा की जो माँ होगी वो है जो रानी भट्टारिका देवी जय स्वामिनी है, यानी कि ये जय स्वामिनी और हरिवर्मा का पुत्र था। और दोस्तों आदित्य वर्मा का जो विवाह है वो गुप्त वंशीय एक राजकुमारी है जिसका नाम हर्षा गुप्ता था। हर्षा गुप्त से आदित्य वर्मा का विवाह हुआ था। यानी कि आदित्य वर्मा के टाइम तक ये जो मौखरी वंश हैं ये इतने ताकतवर हो गए थे कि गुप्त वंश के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते थे। और आदित्य वर्मा का विवाह हर्षा गुप्त के साथ में हुआ था। अब दोस्तों आदित्य वर्मा के बाद में आदित्य वर्मा का पुत्र और हर्षा गुप्त का पुत्र ईश्वर वर्मा है जो वो शासक बनता है दोस्तों। और ये प्रारंभिक जो 3 शासक हैं तीनों सामंती थे जिनके महाराज की उपाधियाँ थी। और ईश्वर वर्मा इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। और ईश्वर वर्मा की जानकारी दोस्तों हमें यूपी के जौनपुर का जो एक लेख है, जौनपुर के लेख में मिलती है। और जौनपुर के लेख में ईश्वर वर्मा के बारे में लिखा है कि ये सिंह के समान है, यानी कि ईश्वर वर्मा कैसा है? शेर के जैसा है, शेर के जैसा जितना ताकतवर है। और दोस्तों ईश्वर वर्मा का भी जो विवाह है, ईश्वर वर्मा की जो शादी है वो भी गुप्त वंश की एक राजकुमारी उपागुप्त के साथ में हुआ था। ईश्वर वर्मा का विवाह भी गुप्त वंश के साथ में हुआ था और गुप्त वंश की एक राजकुमारी है जिसका नाम उपागुप्त है, इसके साथ में हुआ था। अब दोस्तों ईश्वर वर्मा के बाद जो शासक बनता है उसका नाम ईशान वर्मा है। और ईशान वर्मा का जो कालक्रम है वो इतिहास में प्रमाणिक रूप से मिलता है। और ईशान वर्मा का जो कालखंड मिलता है वो दोस्तों 550 ईस्वी से 574 ईस्वी तक मिलता है। और ये जो ऐसा शासक था दोस्तों ईशान वर्मा जिसने सबसे पहले स्वतंत्र रूप से खुद को घोषित किया था, स्वतंत्र शासक घोषित किया था। और इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था दोस्तों महाराजा धीराज, यानी महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला शासक स्वतंत्र शासक होता था। तो ये प्रथम स्वतंत्र शासक हैं। और इनकी माँ उपागुप्त थी और पिता ईश्वर वर्मा था। और यूपी के बाराबंकी जो हरा लेख है बाराबंकी का, उसमें ईशान वर्मा की जो विजय हैं उन विजयों की हमें जानकारी है जो वहाँ से प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों अभी 5वें शासक को पढ़ते हैं कि 5वां शासक कौन था। तो दोस्तों 5वां जो शासक है जिसका नाम है सर्ववर्मा। और सर्ववर्मा को भी बहुत ज़्यादा ताकतवर बताया गया इतिहास में। सर्ववर्मा का जो कालखंड है वो 574 से लगाकर 586 ईस्वी तक माना जाता है दोस्तों। और ऐसा बताया जाता है कि सर्ववर्मा ने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और पहले जो ये मौखरी वंश हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये मौखरी वंश कन्नौज तक सीमित थे दोस्तों, कन्नौज तक सीमित थे। लेकिन जो सर्ववर्मा है इसने अपने नाम के अनुसार ही मगध पर भी विजय हासिल कर दी, यानी मगध को सबसे पहले जीतने वाला मौखरी शासक जो था वो सर्ववर्मा था। और सर्ववर्मा ने उसके साथ साथ हूणों को भी हराया। हूण जो विदेशी आक्रांता थे जिनके लिए इतिहास में मलेच्छ शब्द प्रयोग किया जाता है, उन मलेच्छों हूणों को भी हराने का जो श्रेय वो जाता है वो दोस्तों इस सर्ववर्मा को जाता है। उसके साथ में पहले जो ये मौखरी शासक गुप्तों के साथ में अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, वहीं सर्ववर्मा ने सबसे पहले जो थानेश्वर का वर्धन वंश है उसके साथ में वैवाहिक संबंध है जो स्थापित किए थे दोस्तों।
अब सर्ववर्मा के बाद में जो शासक बना जिसका नाम था अवंती वर्मा। अवंती वर्मा का जो कालक्रम है, जो कालखंड है, वो दोस्तों 586 से 600 ईस्वी है। और अवंती वर्मा के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो जानकारी दोस्तों जो बाणभट्ट का लिखा हुआ हर्षचरित है, उस हर्षचरित में अवंती वर्मा के बारे में हमें जानकारी है जो दोस्तों वो मिलती है। दोस्तों ये जो अवंती वर्मा है, इसको हर्षचरित में ऐसा लिखा है कि ये मौखरियों में सबसे बेस्ट था, सबसे जो श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ यानी मौखरियों में सबसे जो बढ़िया राजा हुआ वो अवंती वर्मा था। और इसके समय, अवंती वर्मा के समय, मौखरियों का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार भी हुआ था। और उसके बाद में दोस्तों इसने है जो गुप्त राजा थे, यानी कि गुप्त वंश अब धीरे धीरे कमज़ोर तो हो गया था, गुप्त राजा कमज़ोर होने लगे थे, और वो जो कमज़ोर गुप्त शासक थे उनको भी अवंती वर्मा ने अपने अधीन कर दिया था, यानी उनको भी हरा के अपने अधीन करने वाला जो शासक था वो अवंती वर्मा था। अवंती वर्मा के बाद में दोस्तों ग्रह वर्मा शासक बनता है, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, मुख्य भी है, क्योंकि यहाँ से जो सवाल उठते हैं दोस्तों। ग्रह वर्मा सबसे अंतिम शासक था, लास्ट शासक था। इसका कालखंड सिर्फ 5 वर्ष का है, 600 से 605 ईस्वी है दोस्तों। और हर्षचरित में इसकी जानकारी मिलती है ग्रह वर्मा की, और ये अंतिम शासक है दोस्तों। और इसका जो विवाह है वो इम्पोर्टेंट था, वो मुख्य था, यानी जो ग्रह वर्मा है इसका विवाह दोस्तों जो थानेश्वर का राजा हैं प्रभाकर वर्धन, उसकी बेटी और हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री के साथ में ये जो विवाह हुआ था ग्रह वर्मा का। और फिर मालवा का जो राजा है, मालवा का राजा देवगुप्त, और बंगाल का जो शासक है दोस्तों शशांक, वो कन्नौज पर हमला करते हैं और वो दोनों इस ग्रह वर्मा की उस युद्ध में हत्या कर देते हैं। ग्रह वर्मा की हत्या करने के बाद में ग्रह वर्मा की जो पत्नी है दोस्तों, जो राज्यश्री है, जो हर्षवर्धन की बहन है, प्रभाकर वर्धन की बेटी है, उसको वो कैद कर देते हैं। और बाद में उसे जब छोड़ते हैं तो वो जंगलों में भाग जाती है राज्यश्री, और जो ये ग्रह वर्मा है इसकी वो हत्या कर देते हैं मालवा का शासक जो देवगुप्त और बंगाल का शासक शशांक। इसके बाद में जब ये बात काफ़ी समय तक हर्षवर्धन को पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ समय बाद हर्षवर्धन को ऐसा पता चलता है कि मेरी जो बहन है राज्यश्री वो जंगलों में भटक रही है, और राज्यश्री के पति ग्रह वर्मा की जो उन्होंने शशांक ने हत्या कर दी है। तब जो हर्षवर्धन है वो कन्नौज की तरफ बढ़ता है और इन दोनों को, शशांक को और देवगुप्त को, वहाँ से कन्नौज से हराकर भगाता है और अपनी बहन को एक बौद्ध भिक्षु के साथ में जंगल में काफ़ी खोजबीन करके ढूंढता है। लेकिन अपनी बहन है जो राज्यश्री और हर्षवर्धन दोनों मिलकर उस काफ़ी समय जो कन्नौज पर है जो ये शासन करते हैं। तो ये था दोस्तों आज हमारा मौखरी वंश और मौखरी वंश के जो शासक थे। छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसमें दोस्तों सवाल बनने की आशंकाएं सबसे ज़्यादा पहले शासक हरिवर्मा और अंतिम शासक ग्रह वर्मा से हैं। उसके साथ साथ सबसे पहले जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की ईशान वर्मा, तो यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। तो आप सभी इन फैक्ट्स को पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं और ये आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी आज का चैप्टर है जो हमारा होने वाला है दोस्तों। और इस चैप्टर की जो PDF है, आज की क्लास की जो PDF है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दी अर्थ एजुकेशन पर मिल जाएगी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ दोस्तों। और ऐसे ही JNU जोधपुर की जो जितने भी जोधपुर संभाग में आने वाली जो कॉलेज हैं जहाँ पर BA सेकेंड सेमेस्टर में ये टॉपिक इस बार चल रहा है मौखरी वंश, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से। और उसके साथ साथ अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी उपयोगी है तो वो भी पढ़ सकते हो। और ऐसी क्लासें हमारे चैनल पे आती रहती हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।